हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सौम्यकांत लर्निंग। मैं सौम्यकांत बैनर्जी। ये चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट के लर्निंग रिगार्डिंग वीडियोस मिलेंगे। ये इस चैनल का पहला वीडियो होगा। इस चैनल में कोई भी स्टॉक से रिलेटेड टिप्स नहीं दी जाएगी। आपको यहाँ सिर्फ लर्निंग दी जाएगी। अगर आपको कोई स्टॉक के रिलेटेड मैं डिस्कस करता भी हूँ और आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उसमें दिखती है, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई गलती हो मुझसे तो पहली माफी। तो आज हम डिस्कस करते हैं बजट 2024, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट। क्योंकि हर बजट से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट को रहती है। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करें। सबसे पहला पार्ट होगा उन ट्रेडर्स के लिए जो चार्ट को फॉलो करते हैं, जो बजट के दिन कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दो चार पैसा कमाना चाहते हैं, चार्ट्स को देख, या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी, जो भी इंडेक्स पे कमाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को। सबसे पहला पार्ट हम चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे बजट से मार्केट की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस पॉइंट। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं चार्ट्स में। यहाँ हम देख रहे हैं कि निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने सेट करके रखा। तो हम अगर देखें 1 फरवरी को 2023 में बजट पेश किया गया। तो जब मार्केट खुला, बजट में जब भी आप देखेंगे 11 बजे के बाद ही बजट शुरू होता है, और उसके बाद भी इंट्रोडक्शन स्पीच वगैरह होते होते 12 बजे, असली काम तो शुरू होता है 12 बजे के बाद। तो हम सबसे पहले देखते हैं 9:15 को मार्केट फ्लैट 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 फ्लैट, देखिए फ्लैट खुलते जा रहा है। 12 बजे थोड़ा सा मोमेंटम आया नीचे की तरफ, शायद मार्केट को कुछ ठीक नहीं लगा। उसके बाद मार्केट को कुछ ठीक लगा हो तो मार्केट ने पूरा ऊपर उठा। उसके बाद देखिए 1 बजे से मार्केट नीचे गिरना चाहा, नीचे सीधा गिरना चाहा। क्योंकि हर चीज बजट में आपको आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलने वाली। कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, कुछ बुरी चीजें मिलेंगी, कुछ आपकी उम्मीद पे खरा उतरेंगी, कुछ आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो हर चीज नहीं हो सकती, क्योंकि एक बैलेंस बना के चलना पड़ा। इसीलिए हर चीज जो आप उम्मीद कर रहे हैं वही चीज हो, इसकी आप उम्मीद मत रखिएगा। तो देखिए जैसे मार्केट गिरा 2:45 तक, उसके बाद धीरे से उसने मार्केट थोड़ा सा उठा के क्लोज कर दिया। वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी पे जाएं, बैंक निफ्टी भी सेम मोमेंटम दिया है। पहले उसने फ्लैट खोला ठीक 12 बजे तक। पहले मार्केट ने फ्लैट खोला 12 बजे तक। 12 बजे मार्केट ने उठाया, सेम मोमेंटम 12:45 तक। यहाँ भी आप निफ्टी में देखिए सेम मोमेंटम 12:45। उसके बाद धीरे धीरे फिर 2:45, यहाँ भी देखिए आप 2:45 तक मार्केट नीचे गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर गया। देखिए सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट हमेशा आपको चार्ट पे सब दिखा दे। यहाँ आप देखिए मार्केट को उठाने से पहले हैमर बनाया, यहाँ आप देखिए बेयरिश रन बनाया गया। यहाँ भी आप देख लीजिए मार्केट को उठाने से पहले हैमर बनाया, यहाँ भी इसने पैटर्न। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि मार्केट कहाँ तक उठेगा और कहाँ तक। ट्रेडर्स बहुत ध्यान से बजट में काम कीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है तो कृपया बजट के मार्केट से दूर। और अगर आप कमा सकते हैं तो बजट में कमाने का मौका और गंवाने का। अब हम चलते हैं कि बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं बजट से हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती
सबसे पहले हम आएंगे कि जैसे कि इंटरिम बजट में कहा गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कि रेल कॉरिडोर, रोड कॉरिडोर, ये सब डेवलप किया जाएगा। तो सबसे इसके लिए हमको फंड्स की जरूरत है। तो फंड्स के लिए उन्होंने कैपेक्स बढ़ाया था। कैपेक्स जब बढ़ाया गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इस साल की उम्मीद है कि कैपेक्स बढ़ाया जाए। तो उम्मीद किया जा रहा है कि 11.1 लाख करोड़ रुपीस की कैपेक्स इस साल बढ़ाई जाएगी। वो भी किस सेक्टर में, इसमें किस सेक्टर में इन्फ्लुएंस होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रोड कॉरिडोर बनाने, रेल कॉरिडोर के लिए रेलवेज, डिफेंस सेक्टर में बजट आएगा, और रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है कि हमको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर ये एनर्जी खत्म हो जाता है तो हमको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए। तो इन सेक्टर के स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। दूसरी चीज है कि चूंकि ये कोalition गवर्नमेंट है, यहाँ आप देखेंगे कि अधिकतर जितने भी लोग हैं कोalition गवर्नमेंट में, अधिकतर गांव के, तो इनका मेजर एम रहेगा गांव की। तो ये रूरल इकोनॉमी में बजट इंप्लीमेंट करें। दूसरी चीज है जॉब क्रिएशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विकसित भारत की का एक टारगेट मोदी जी ने बनाया 2047 तक। विकसित भारत बिना जॉब के, बिना रूरल डेवलपमेंट के नहीं हो सकता। दूसरा चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी भी उतने स्तर पे नहीं हुआ है जितना भारत को रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। और दूसरा सेक्टर रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी का। ये दोनों सेक्टर पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान, एक चीज नेगेटिव थोड़ी सी निकल के आ सकती है, मैंने कहा आ सकती है, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। कैपिटल गेन टैक्स या एसटीटी को बढ़ाने का कुछ विचार चल रहा है, क्योंकि अभी अभी आपने न्यूज में सुना भी होगा कि सेबी कुछ टैक्स बढ़ाने का, 30% टैक्स करने का बात उन्होंने किया था, कुछ न्यूज आई थी। प्लस अभी उन्होंने लॉट साइज बढ़ाने की बात भी की। तो चूंकि ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो सेबी उस लॉस को, लोगों का जो लॉस हो रहा है, क्योंकि तो ये पता है कि 90% ऑप्शन ट्रेडर्स को, उस लॉस को कट डाउन करने के लिए जो ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, स्पेकुलेशंस पे काम कर रहे हैं, उनको हटाना चाह रही है। उनको हटाने के लिए कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा बहुत बढ़ा सकती है या एसटीटी बढ़ा सकती है। तो ये मार्केट पॉजिटिवली नहीं ले। तीसरा चीज है कि एक रीएनफोर्समेंट की जरूरत है रूरल इकोनॉमी के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको हाउसिंग सेक्टर बहुत ज्यादा काम आएगा। हाउसिंग सेक्टर पे आपको नजर रखना पड़ेगा। हाउसिंग सेक्टर के स्टॉक्स आप ध्यान में रखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारी ऑर्डर बुक्स आपको हाउसिंग सेक्टर एज वेल एज कुछ रियल एस्टेट सेक्टर्स पर भी इफेक्ट आ सकते हैं। इसके दूसरी चीज है प्रधानमंत्री किसान सम्मान, इसमें आपको एग्रो सेक्टर्स में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तीसरा हो रहा है डाइवेस्टमेंट टू पब्लिक सेक्टर, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अभी पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर की स्टॉक्स अभी बहुत ज्यादा रन में, जैसे रेलवे के स्टॉक्स थे, आईआरसीटीसी, आरईसी, इवन इरेडा थी रेलवे छोड़ के। अगर इरेडा आप देखें, इरेडा ने भी बहुत अच्छा रन, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी अच्छा रन किया। तो पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस अभी ये गवर्नमेंट कर रही है। चूंकि पब्लिक सेक्टर पे फोकस कर रही है,
पब्लिक सेक्टर में कुछ फंड्स की भी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि फंड्स पब्लिक सेक्टर में कुछ बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन। जीएसटी को कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, कुछ चीजों को हटाया जा सकता है, या कुछ चीजों में जीएसटी कम भी किया जा सकता है, कुछ चीजों में बढ़ाया जा सकता है। जीएसटी से आपको सेक्टर्स जो इन्फ्लुएंस में आएंगे वो है ऑटो सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और अप्लायंसेस। ये सब सेक्टर्स आपके बहुत ज्यादा फोकस में रहेंगे कि इसी में जीएसटी का खेल बहुत ज्यादा हो। कुछ चीजें बहुत ही कॉमन रहेंगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे हर साल जो होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल टोबैको का प्राइस हर साल बढ़, ये चीज तो होगा ही। एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट बात करती है, ये तो होगा ही। हाँ, ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं, तो ये सब चीजें पे ध्यान आपका रहेगा। तीसरी चीज है रियल एस्टेट सेक्टर से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो रियल एस्टेट सेक्टर एक्सपेक्ट करिए कि कुछ होम लोन्स पे टैक्स ब्रेक दिया जाए, कुछ सब्सिडीज दिया जाए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर लागू होगा, अच्छे से लागू होगा, उसको और बढ़ाया जाएगा, तो फिर उसके लिए सब्सिडी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए दी जाए, रेगुलेशंस को तो स्ट्रीमलाइन किया जाए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है कि ये गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। जो हमारे सामने चीज आ रहा है, उभर के आ रहा है, बहुत दिन से हम सुनते भी आ रहे हैं, डिजिटल भारत, डिजिटल भारत। तो डिजिटल भारत अगर करना है तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के जमाने में एआई पे बहुत ज्यादा फोकस आ गया है, डिजिटल ट्रांसमिशन पे बहुत ज्यादा फोकस आ गया है, 5G आ गया है, अभी 6G के लिए तैयारी चल रही है। तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा, और टेक्नोलॉजी सेक्टर से डायरेक्ट रिलेटेड है आईटी। आईटी सेक्टर डायरेक्ट रिलेटेड है, आईटी पे फोकस तो नेचुरली रहेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टेलीकॉम सेक्टर। जैसे कि मैंने कहा कि 5G से 6G होना चाह रहा है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है कि ऑपरेटर्स का एक प्रॉब्लम है कि उनको फ्री अप कैपिटल, कैपिटल को बहुत ज्यादा फ्री अप करना जरूरी है यहाँ पे। और कुछ टैक्स मेजर्स भी जरूरी है, कुछ स्पेक्ट्रम प्राइसिंग के लिए भी, स्पेक्ट्रम प्राइसिंग भी नेचुरली वही टेलीकॉम सेक्टर के ऑपरेटर्स चाहेंगे कि स्पेक्ट्रम प्राइसिंग कुछ कम हो, कि 6G आ रही है टेक्नोलॉजी। देखिए पहले 2G था, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, अभी 5G हो गया। धीरे धीरे बहुत स्पीड से हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राइसिंग अगर ज्यादा होगा, नेचुरल चीज है उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। नेचुरल चीज है कि अगर उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा तो रिचार्ज वैल्यूज बढ़ा देंगे, जो कि अभी हुआ रिसेंटली। तो इसीलिए स्पेक्ट्रम प्राइसिंग, टैक्स मेजर्स, ये सब पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है टेलीकॉम सेक्टर। अब हम आएंगे एनबीएफसी सेक्टर। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। इसमें लिक्विडिटी लिक्विडिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है, जो ओवरकम करने के लिए कुछ फंड्स चाहिए। अगर उसमें एनबीएफसी सेक्टर में कुछ फंड्स एलोकेट करती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी को, क्रेडिट लोगों के लिए, सभी के लिए इजी हो जाएगा। एक चीज मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, एक न्यूज में बहुत बड़ी खबर आई थी, आरबीआई ने 2.11 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड गवर्नमेंट को। और वो फंड का क्या हो, वो फंड अभी भी सिक्योर्ड है, जो न्यूज में आ रहा है कि अभी भी सिक्योर्ड है, और उसको गवर्नमेंट रूरल सेक्टर में यूटिलाइज करना चाहे। रूरल सेक्टर में जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि रूरल सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान योजना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सकते हैं, आगे और बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो ये सब चीजों में गवर्नमेंट रूरल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। कि देखिए
हमारा गांव अगर मजबूत होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, हमारा मैक्सिमम जीडीपी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से ही आता है। तो इसलिए रूरल सेक्टर को मजबूत करना बहुत जरूरी है और उस पर गवर्नमेंट काम नहीं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, रूरल सब्सिडीज पे, इस सब पे काम चल रहा है। अब अगला सेक्टर हम आएंगे केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इंडिया का केमिकल सेक्टर 7% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स इन द वर्ल्ड। शायद आप में से बहुत कम ये पता हो सकता है बहुत लोगों को। तो केमिकल सेक्टर का एक टारगेट है, केमिकल सेक्टर ईयर 2025 तक एस्टिमेट कर रहे हैं कि केमिकल सेक्टर इंडिया का $300 बिलियन का हो जाए एंड 2040 तक $1 ट्रिलियन का केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है केमिकल से। अगर पीएलआई गवर्नमेंट लाती है केमिकल सेक्टर में तो प्रोडक्शन उनका सीमलेसली बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा और उससे केमिकल सेक्टर को बहुत ज्यादा, इसीलिए केमिकल स्टॉक्स पे भी आप नजर रख सकते हैं। अगला चीज है, हम थोड़ा सा ब्रीफली एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि अभी हम मैंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा जीडीपी पे फोकस, जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस हमेशा से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इश्यूज अभी जो आ रही हैं, फूड इन्फ्लेशन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 9.55% जून चुका है, जो कि मई में 8.69% और लास्ट जून में, मतलब जून 2023 में ये 4.55%। इसलिए इसको, इस पे कुछ मेजर्स लाना जरूरी, कि हमारा जो डिफ्लेशन रेट था उसको स्लो डाउन कर रहा है ये फूड इन्फ्लेशन, उसको बहुत ज्यादा स्लो डाउन। हम जो टारगेट पे जाने के सोच रहे हैं वो बहुत धीरे धीमा हो जाएगा, तो इसमें शायद कोई बात हो बजट में, शायद कुछ मेजर्स लाए। दूसरा पॉइंट ये रहेगा इसमें कि आर एंड डी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी, क्योंकि अभी नए नए क्रॉप्स, नई टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में आ रही है, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना। दूसरी चीज है किसान समृद्धि योजना, जिससे भाई हर किसान, अधिकतर किसान गरीब होते हैं, तो बीज के लिए पैसा चाहिए, तो नए एग्रीकल्चरल औजारों के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। इसीलिए किसान समृद्धि योजना बहुत बड़ा चीज गवर्नमेंट, और उसको और मजबूत करना बहुत जरूरी। चौथा पॉइंट ये है कि जीएसटी, जीएसटी एग्रो इनपुट जैसे एग्रोकेमिकल्स में एक एक्सपेक्टेशन है कि 12% मैक्सिमम तक के जीएसटी को लाया जाए। तो एग्रोकेमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर, इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर भी आ जाएगा आपका, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं। तो जीएसटी में आपका एग्रो इनपुट्स जो है एग्रोकेमिकल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगला पॉइंट है कि इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर भी कुछ उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि टैक्स बेनिफिट इंश्योरेंस कवर के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर अभी बहुत, तो आप खुद एक चीज सोचिए, कोई आपको फोन करता है, सर आप ये इंश्योरेंस लेंगे क्या? आप चिढ़ जाते हैं, नेचुरल सी बात। तो इसको बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस
के सेक्टर को बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट पसंद तभी लोग जाएंगे कि इंश्योरेंस कराने, ताकि उनको बेनिफिट तो मिले इंश्योरेंस का, या फिर प्रीमियम ही भरते रहो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि प्रीमियम ही भरते रहेंगे हम। तो जब हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा तो हम इंश्योरेंस कराएंगे। इसके लिए 80C और 80D में कुछ चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को सेपरेट किया जाए। इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस में कंप्लीट टैक्स डिडक्शन के लिए भी एक कर रही है। ये बेसिक पॉइंट्स हो गए इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये थी हमारी बजट की एक्सपेक्टेशन। इसके बाद भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी रहेंगी बजट से, जैसे इनकम टैक्स में एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। तो ये जो मैंने आपको जो पॉइंट्स मैंने दिया है, ये प्राइमरी एक्सपेक्टेशंस है। आपको इसके बेस पे स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ कुछ सेक्टर्स में, जैसे अगर कैपेक्स अगर बढ़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्टॉक्स के बेस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कैपेक्स बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी में मूवमेंट आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रेल कॉरिडोर और रोड कॉरिडोर की बात इंडिया गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट में भी की। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है। इन स्टॉक्स पे खास नजर आप बना के रखिए। दूसरा चीज है रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी, रूरल बेस्ड अगर जो भी स्टॉक्स रूरल बेस्ड है, जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हो गए, एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स हो गए, और कुछ एग्रो बेस्ड एग्रो कंपनीज जैसे हो जाती है, उन पे आप नजर बना के रख सकते हैं। वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सब कंपनीज पे ध्यान रख सकते हैं। अगर जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन होता है तो किस सेक्टर में, ये ध्यान दीजिएगा कि किस सेक्टर में जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। जिस सेक्टर में होगा उसी सेक्टर को बेनिफिट। अगर ऑटो में हुआ तो ऑटो में मिलेगा, अगर कैपिटल गुड्स में हुआ कैपिटल गुड्स में मिलेगा, अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हुआ तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मिलेगा, अप्लायंस में हुआ अप्लायंस में मिलेगा, जिसमें होगा उसमें मिलेगा। ये चीज खास ध्यान रखें। रियल एस्टेट की भी वही कहानी है। तो ओवरऑल ये था एक कंप्लीट पिक्चर एक बजट के हिसाब से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी पहली वीडियो है, और इस वीडियो को आपको अगर कुछ भी ज्ञान मिला हो इसमें, थोड़ा भी आपको लगा हो कि ये वीडियो अच्छा है, तो प्लीज अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।